कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज की ये जो क्लास है इसमें अपन राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 जो होगी उसका अपन एक मॉडल पेपर्स देखेंगे। बिल्कुल आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग है और मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा यहाँ पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे, कितने कौन से प्रश्न आएंगे, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो देखो, आप यहाँ पे देखेंगे पहले जो अपना एक जो खंड अ रहेगा, खंड अ में एक तो आएगा आपका गद्यांश। ठीक है, एक गद्यांश आएगा और वो गद्यांश जो है वो आपका रहेगा 6 नंबर का। गद्यांश जो है वो 6 नंबर का रहेगा। एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं पहले कि हमने पहले तो एक गद्यांश किया है जिसकी यहाँ पे प्रश्न उत्तर हमने किए हैं। उसके बाद फिर एक आएगा पद्यांश, कौन सा कितने नंबर का आएगा सब कुछ अपन देखेंगे। पद्यांश आएगा, इसके बाद पद्यांश के ये प्रश्न उत्तर आएंगे और फिर आएगा रिक्त स्थान के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाले रहेंगे, कौन से टॉपिक में से कहां से रहेंगे वो भी अपन देखेंगे। वे उसके बाद फिर आएगा आपके जो लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो 10 जो है वो लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर खंड ब शुरू होगा। तो खंड ब में किस किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं सारे अपन क्लियर जो है वो इसको देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जहां तक बात है कि हमने यहाँ पे देखिए, आप जैसे लिखा हुआ है अपठित, आपका जो काव्यांश रहेगा, अपठित जो काव्यांश रहेगा बच्चों, तो इसमें से 6 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूं। हाँ, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपका काव्यांश जो है, इस काव्यांश में से पहले एक तो आएगा आपका गद्यांश। तो गद्यांश जो है वो 6 नंबर का रहेगा। गद्यांश आपका 6 नंबर का रहेगा और काव्यांश भी आपका 6 नंबर का रहेगा। दोनों में से 6-6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली बार क्या होता था कि लास्ट ईयर जो बोर्ड का एग्जाम था उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, है ना, बहुविकल्पात्मक या बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाते थे। बहुचयनात्मक प्रश्न पहले पूछे जाते थे, लेकिन इस बार इसमें परिवर्तन कर दिया है और इस बार गद्यांश और पद्यांश में से अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले यहां क्या होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप के आते थे। तो अति लघुत्रात्मक के हिसाब से हम कंप्लीट तैयारी करेंगे और उसके बाद आपके 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। 6 प्रश्न जो है वो आपके रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे। तो ये जो 6 रिक्त स्थान वाले हैं, इसमें आपका जो काव्यांश वाला जो भाग है, काव्यांश वाला जो भाग है, जिसमें काव्यांश में आपके एक तो गुण और दोष हैं, उसके बाद छंद है और अलंकार है। तो ये जो काव्यांश में है, इसमें से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके रिक्त स्थान वाले और एक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा लघुत्रात्मक, उसका हम अभ्यास करेंगे। और इसके बाद में आपकी किताब में से लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 प्रश्न आपके लघुत्रात्मक रहेंगे और 10 प्रश्न आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के बच्चों। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चों ने हमारा पिछला वीडियो जिन्होंने देख लिया है, तो वो ये जो गद्यांश था, इसको उस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिखा है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार पेन को कर लेता हूँ बड़ा, हाँ ठीक है। तो लिखा है देखो कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये गद्यांश हम कर चुके हैं, इसके प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं। ध्यान रखना, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के बच्चों प्रश्न है वो किताब में से पूछे जाएंगे। ठीक है, किताब में से आपके 2 गद्य भाग में से, 2 पद्य भाग में से, उसमें से पूछे जाएंगे। और फिर आपका जो अंतराल बुक है, अंतरा में से 4 प्रश्न और 4 आएंगे अंतराल में से ऑब्जेक्टिव टाइप के, 8 और 2 प्रश्न आपके काव्यांश में से। तो इस तरीके से करके आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार गद्यांश और पद्यांश में से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं रहेंगे, बल्कि अति लघुतरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। अब देखो, यहां से अपन शुरुआत करेंगे। हमारा जो काव्यांश था वो उसे करना था, तो मैं यहाँ पे काव्यांश पढ़ करके और फिर इसके जो प्रश्न है उसके आंसर बताऊंगा और फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखेंगे और उसके बाद हम जो है वो लघुतरात्मक प्रश्न भी देखने वाले हैं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो समझिएगा पहले इसको कैसे पढ़ना है, कैसे
आपको उत्तर देना है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ये जो गद्यांश या पद्यांश जो आपके बुक में दिया, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, उसको पढ़ने से पहले आप एक बार एक सरसरी दृष्टि से प्रश्न जरूर पढ़ लीजिए। प्रश्न पहले पढ़ लीजिए, ताकि जब आप गद्यांश या पद्यांश से पहली बार पढ़ेंगे तो पहली बार पढ़ते ही आपको उसमें से काफी प्रश्नों के उत्तर पता चल जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा और आपको ज्यादा बार उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम प्रश्न पहले पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे उत्तर देंगे। चलो मैं पहले पढ़ लेता हूँ गद्यांश, क्योंकि वहां पे उत्तर लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा पहले अपन पढ़ लेते हैं पद्यांश। देखो लिखा हुआ है, काव्य पढ़ लेते हैं कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। कि जब तक नर सुख भाग का मतलब होता है कि जो बंटवारा है, जो हिस्सा है, वो सभी को अगर समान रूप से नहीं बांटा गया तब तक जो है वो शांति समाज में नहीं रहेगी। आगे क्या है, नहीं किसी को बहुत अधिक हो और नहीं किसी को कम हो, न तो किसी को ज्यादा मिले न किसी को कम मिले, सबको बराबर मिले तो शांति स्थापित होगी। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर। और इस प्रकार की जो शांति होगी, कैसी शांति, कि सभी को समान रूप से अगर उत्पादन के साधनों का बंटवारा अगर किया जाए, उत्पादन का जो बंटवारा किया जाए वो अगर समान रूप से किया गया, तो ऐसी शांति लोगों के हृदय पर राज करेगी, तन पर नहीं करेगी। तन पर का मतलब होता है मजबूरी में जो शांति स्थापित की जाती है वो स्थापित होती है। लेकिन अगर हृदय से अगर लोग शांत हैं, अगर हृदय से लोग श्रद्धा से अगर उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी शांति लंबी चलेगी भाई। श्रद्धा भक्ति प्रणय पर न्याय शांति का प्रथम न्यास। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कवि न्याय को शांति का पहला न्यास, पहला जो है वो पाठ जो है वो मानता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, समाज में न्याय की स्थापना होनी चाहिए। तो पहला प्रथम न्यास कौन है शांति का भाई, न्याय है। जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। अगर न्याय नहीं हुआ तो महल चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, कितना ही मजबूत क्यों नहीं हो, सुदृढ़ क्यों नहीं हो, लेकिन वो महल ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, वो एक दिन जरूर ढह जाएगा। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने ही से डरती है। और अगर मजबूरी में शांति स्थापित की गई है, लोगों को दबा करके, लोगों को डर के मारे अगर उन्हें शांत किया गया है, तो ऐसी शांति हमेशा जो है वो अपने आप से डरेगी। मतलब कभी भी जो है वो ज्वाला भड़क सकती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और ऐसी शांति केवल शस्त्र के बल पर ही स्थापित की जा सकती है, मन से ऐसी शांति कभी नहीं चल पाएगी। तो चलो हमने पढ़ा ये अपना जो एक काव्यांश है, और अब हम देंगे इसके प्रश्न के उत्तर। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने है कि उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो हमने बात करी, यहाँ पे न्याय की बात हो रही है और शांति की बात हो रही है, तो आपको शीर्षक क्या लिखना है, न्यायपूर्ण शांति। क्योंकि बात क्या हुई है कि बात हुई है शांति की, लेकिन शांति किस पर स्थापित होनी चाहिए, न्याय पर स्थापित होनी चाहिए। कृत्रिम शांति नहीं, शस्त्रों के बल पर स्थापित शांति नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शांति। तो हमारा शीर्षक क्या रहेगा, शीर्षक आपको ध्यान रखना सिर्फ 2 या 3 शब्दों में लिखना, उससे बड़ा नहीं लिखे, हो सके कई बार एक शब्द में भी हो सकता है। तो इस शांति की बात हुई, कैसे शांति, न्यायपूर्ण शांति। तो ध्यान रखना, इसका शीर्षक आपको लिखना है न्यायपूर्ण शांति। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि संसार में शांति स्थापित करने के लिए नर का सुख भाग कैसा होना चाहिए। तो बच्चों हमने देखा था कि नर का सुख भाग जो है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, समान होना चाहिए, न किसी को अधिक हो और न किसी को कम हो। तो सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो और नहीं किसी को कम हो। तो सभी में समान रूप से जो है वो बंटवारा किया जाना चाहिए, या हम यूं कह सकते हैं कि नर का सुख भाग एक समान होना चाहिए, न तो किसी को ज्यादा मिले और न किसी को कम मिले, बंटवारा सभी में समान रूप से किया जाए।